जय हिंद साथियों। मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। और हम जहां हैं वहीं से अगर हम लोग प्रयास करें तो अपने देश को महान बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, और देखो शिक्षा ही देश को महान बना सकती है। शिक्षा ही आपके अंदर संस्कार दे सकती है। शिक्षा के द्वारा ही हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा पहले प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमार्थ लोके भूर्भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। अर्थात इस संसार में अगर आपका जन्म हुआ है और आपके पास क्या नहीं है, ईसाम न विद्या, विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, तेमार्थ लोके भूर्भार भूता, तो इस मृत्यु लोक पे आप भार बढ़ाने वाले क्या है, मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, मनुष्य के रूप में केवल क्या है, मृग है, अर्थात पशु के समान विचरण कर रहे हैं, खा रहे हैं, बस ये और कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम अगर यहाँ आए हैं तो मुझे ज्ञान होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उस कतार में। तो हम लोग अब रस में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग का रस का जो था, रस का तीसरा पार्ट था, 2 भाग पढ़े हैं। और तीसरे पार्ट में देखो जी, कल एक बालिका जो है कमेंट कर रही थी, हम ध्यान नहीं दे पाए कि सर थोड़ा सा पीछे से रिवीजन कर देते। देखिए उसमें क्या है, रस क्या है, तो रस क्या है, काव्य को पढ़ने लिखने सुनने में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो रस होता है। उसके बाद इसको 4 भागों में हमने तोड़ा था। अस्थाई भाव, माने जिस परिस्थिति के अंतर्गत हमारा भाव जो क्या है, अस्थाई बना रहा है, स्थिर बना रहा है, उसको अस्थाई भाव कहते हैं। 11 अस्थाई भाव होते हैं, जितने रस उतने अस्थाई भाव। तो 11 रस हो गया, 11 अस्थाई भाव। उसके बाद था विभाव। तो विभाव को हमने कह दिया था कि किसी भी भाव का जो कारण होता है, माने जो कारण, ठीक ना, वो विभाव होता है। उसके बाद हमने बताया था कि 2 भागों में टूटता है, आलंबन और दूसरा था उद्दीपन। आलंबन में हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, किसी का सहारा लेकर के जो भाव जगाते हैं या भाव का जो कारण होता है जिसके चलते भाव जगता है वो क्या है, आलंबन, मैंने सहारा ले लिया गया। उद्दीपन क्या होता है, जिसके चलते भाव तेज हो जाता है। आलंबन 2 भागों में टूटता है, विषय और आश्रय। विषय और आश्रय, विषय माने जो सब्जेक्ट हो जिसके चलते ही इसमें क्या होता है, भाव जगता है, और विषय जिसके अंदर जगता है वो आश्रय। ठीक, और उद्दीपन क्या होता है, तो उद्दीपन जिसके चलते भाव तेज हो जाता है। अब सुनो, फिर हम लोग पढ़े थे तीसरा अनुभव, यही था ना जी, इसको नीचे लाते, अनुभव। तो अनुभव में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे अंदर के भाव को बाहर प्रदर्शित कर दे वही अनुभव कहलाता है। अब क्या कहा था, ये 4 भागों में टूट गया था, सात्विक, सात्विक, कायिक, मानसिक या वाचिक, ये दोनों होता है, वाचिक। और 4 नंबर पे क्या था, आहार। ये भी हम लोग पढ़ लिया था कि जो स्वतः उत्पन्न हो जाए, जो भाव अंदर हमारे हो और स्वतः बाहर आ जाए, और सात्विक है, जैसे पसीना उसीना आ जाना। कायिक जो हमारे अंदर का भाव है वो शरीर के माध्यम से, गुस्सा आ जाए तो आंख लाल हो जाए, नाक फूल जाए, ठीक ना, तेज चलने लगे, कायिक। मानसिक या वाचिक, जिसके प्रति हमें दुश्मनी होती है, गुस्सा होता है, हम उसके प्रति अच्छा नहीं बोलते हैं, गुस्सा बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं। आहार वेशभूषा से हम अपनी बनावटी वेशभूषा से क्या करते हैं, अपने भाव को बदल देते हैं, ये होता है अनुभव। संचारी भाव बच गया, संचारी भाव। तो संचारी भाव के बारे में हमने ये बताया था कि जो भाव संचरण करता रहे, चलता रहे, स्थिर ना रहे, क्या हो, हमेशा अस्थिर रहे, वही संचारी भाव। समझ में आ गया। और संचारी भाव क्या होता है, कभी की स्थिर होता ही नहीं भाव। ये 33 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिया था। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए थे पहली बार में। उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हम लोग चले थे रस में। तो रस में पहला हम लोग पढ़े थे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में पढ़े थे कि जहां विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से कौन, रति नामक स्थायी भाव के होने पर
श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, माने इसमें प्रेम का संबंध होता है, प्रेम का वर्णन होता है। अब ये दो भागों में हमने तोड़ा था, संयोग और वियोग, यही था ना जी, संयोग और वियोग। तो संयोग की बात किया जाए, जहां मिलन हो, माने कोई नायक नायिका से मिल रहा है या आप ही किसी मित्र से मिल रहे हैं, जहां मिलने से क्या हो, आपस में समेन प्रेम संबंध का उत्पत्ति हो, वह संयोग। और जहां अपने लोग जिससे प्रेम होता है दूर होते हैं तभी वियोग होता है, ये नहीं कि किसी से वियोग हो जाए, जिसके चलते हमसे दूर हो अपना आदमी तब जाके हमें वियोग होता है। ठीक, संयोग भी पढ़ लिया था, वियोग भी पढ़ लिया था, इसका भी पढ़ लिए थे, यही था ना जी। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला किरे, तपन में शीतल मंद बयार, यही था ना जी। तो नीचे हम लोग उसमें पहचानने के लिए बताए थे कि तपन में शीतल मंद बयार, हम लोग यहीं से पहचाने कि गर्मी हो रहा है, उसमें ठंडा हवा बहने लगा तो किसको ना प्रेम होगा। और चूंकि हवा दूर नहीं जा रहा है, आके हमसे मिल रहा है तो संयोग हो रहा है, तो जिससे पता चल जाता है कि संयोग है और प्रेम हो रहा है, क्योंकि वो ठंडा हवा, गर्मी लग रहा है, ठंडा हवा आ रहा है तो सबको प्रेम होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, लगाव होगा। तो उसी को हम लोग कहते थे संयोग। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़े थे कौन हो तुम, उसके बाद इसमें हमने पढ़ा था सीता जी वाला के, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, राम ढूंढ रहे हैं और सबसे कह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो क्या है ये वियोग, ठीक है। अब जो है अगर हम लोग चले दूसरे तरफ, पहला तो खत्म हो गया, दूसरे रस की तरफ हम लोग चले, तो दूसरा हमने लिख दिया करुण रस। अच्छा ये बताइए बाबू, सबको हमने बताया था कि एक ही परिभाषा सब में चलता है, कौन कि विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से। अब करुण है, तो करुण का क्या होता है, सुख नामक अस्थाई भाव होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, क्या है भाई, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती। हमने उस दिन ही बताया था कि सेम वही चीज रहेगा, क्यों, क्योंकि करुण रस का कहा जाए या कोई भी रस का कहा जाए तो ये क्या है, अंग है, इनके बिना बन ही नहीं सकता। बताया था उसने कि अंग और प्रकार, तो हमने बताया था कि बिना अंग के कैसे बन सकता है। अगर मान लीजिए कि आदमी का शरीर बनाना हो तो हाथ न बनाए, आंख न बनाए, मुंह न बनाए, पैर न बनाए, हाँ, लीवर फेफड़ा किडनी न बनाए, तो कैसे आदमी बनेगा। सेम चीज वही कि इसमें अगर विभाव अनुभाव संचारी भाव और अस्थाई भाव ना रहे तो आपका रस उत्पत्ति नहीं होगा, क्योंकि इसी से अंग है उसके, उसी से मिल करके बनता है, समझ में आ रहा है, ये चीज है। वो प्रकार में मत जाइए, ये अंग है तो इसी से मिलकर बनना है, तो ये सब में रहेंगे, समझ में आ रहा है, ये सब में रहेंगे। तो अब देखिए ये सब में रहेंगे, बस क्या करना है कि ये बदलना होगा कि भाई हमको क्या बनाना है। तो अगर हमको करुण रस की उत्पत्ति करना है तो शोक होना चाहिए, और जब यहाँ शोक हो गया तो यहाँ करुण रस हो जाएगा। दूसरा रस करना होगा तो दूसरा रस हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर इसका एग्जांपल होता है। चलिए अब यहाँ उदाहरण लिख दे, उदाहरण, यथा पंख बिनु खग
अति दीन, जथा पंख बिनु खग अति दीन। क्या कि जथा पंख बिनु खग अति दीन, माने कहने का मतलब कि जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी का हाल हो जाता है, दीन हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, सेम कंडीशन राम जी के साथ क्या हो रहा है। फिर कह रहे हैं मणि बिनु फनी। क्या भाई कि मणि बिनु फनी करिवर, मणि बिनु फनी करिवर कर हीन। ठीक, फिर कह राम जी कह रहे हैं कि असमम जीवन बंधु, असमम जीवन बंधुवस बंधु बिनु तोड़। जो जड़ देव जिया वही मोर। हो गया यही। देखिए ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर समझा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, नोट कर लिए। अच्छा क्या चाय, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि शाम का समय सर चाय होना चाहिए। तो देखिए चाय देखिए चाय पीना अच्छी बात है, ठीक है, चाय भी बहुत अच्छी है। चाय, अब देखो चाय के बारे में बताते हैं। देखो मैंने कहीं लेख सुना था कि चाय के बारे में ये था कि चाय भी दो प्रकार की होती है, ये भी सुन लो। कौन कौन? एक होती है चाय जिसको हम लोग कहते हैं कायदे का, एक अकायदे का। ठीक है, समझ में आ रहा है? पवित्र और पवित्र दोनों कह सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। एक मर्यादित होती है, एक अमर्यादित होती है चाय। दो प्रकार की चाय होती है, एक मर्यादित, एक अमर्यादित। तो मर्यादित चाय कौन होती है, अमर्यादित चाय क्या होती है? तो जो मर्यादित चाय होती है वो कुल्हड़ में पिया जाता है, माटी के कुल्हड़ में। उसमें क्या होता है कि उसमें, या पायस भी कह सकते हैं, प्रेमी भी कह सकते हैं, कि उसमें क्या होता है मर्यादित चाय में कि आप जब कुल्हड़ में पीते हैं तो आप पहली बार पीते हैं, कुल्हड़ में पिएंगे, आप ही के होस्ट से क्या होगा, स्पर्श होगा, और फिर आप पी करके उस कुल्हड़ को फेंक देते हैं। वो कुल्हड़ पंच तत्वों से मिलकर बनता है, मिट्टी, पानी, हवा से उसको सुखाया जाता है, आग में पकाया जाता है। देखो सब चीजें बन गया, बना, उसी में पिए और फेंक दिए, ये पायस मर्यादित चाय। अमर्यादित जिसकी मर्यादा ही नहीं है वो हम लोग पीते हैं चीनी मिट्टी के कप में पीजिए, स्टील में पीजिए। उसमें क्या होता है, हम भी पिए, कोई दूसरा भी पिया, कोई तीसरा भी पिया, अर्थात उस चाय को 50 लोग जूठा किए, उस बर्तन को जूठा के ओट से पिए, जूठा होता गया, दूसरे लोग भी पिए। समझ में आ रहा है? तो अमर्यादित हो गए। तो हमारे यहाँ चाय भी दो प्रकार की होती है बालक, समझ में आ गया? हर चीज हमारे यहाँ बड़ा टेक्निक युग से बनाया गया है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखिए तो क्या था भाई कि करुण रस। करुण रस का मतलब होता है शोक, विपत्ति जब आ जाए, शोक में आ जाए आदमी, दुख में हो जाए, रोने लगे, विलाप करने लगे। देखो इस एग्जांपल से सब कुछ समझोगे। देखो अब सब एग्जांपल जो है हम 11 से 12 से लेके चल रहे हैं, 10 से लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ये कहीं बांट नहीं देता है कि मान लीजिए 10 का है, 10 में मान लीजिए करुण रस दे दिया, यहाँ से रस दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि करुण रस दे दिया है तो आप करुण रस आप अपने ही बुक का नहीं देता कि एग्जाम्पल अपने बुक का लिखे। नहीं, आपको एग्जाम्पल अगर याद है, जो आसान लग रहा है, जहां से भी है, अगर वो सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अब देखिए करुण रस की बात किया जाए तो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। बोलो समझ में आ गया क्या? कि विभाव,
अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एग्जांपल देखिए, कह रहे जथा पंख बिनु खग अति दीन, मनि बिनु फनी करिवर अरहीन, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जिया वही मोहि। कह रहे राम जी जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी का हाल हो जाता है। ये बताओ बिना पंख के पक्षी का हाल क्या होता होगा, तुम ही लोग बताओ कि अगर पंख ना रहे पक्षी क्या करेगा। समझ करो अगर हम ही हमारा ही पैर ना रहे, पैर ना रहे, हाथ रहे, वो क्या होगा, वो आदमी लगेगा कि जिंदा ही मरा हुआ है, यही ना है जी, उसको मतलब कितना परेशान होगा। उसी तरह ये हाल है कि जिस तरह भाई बिना पंख के पक्षी का हाल हो जाता है, क्योंकि पक्षी का अगर आवास कहा जाता है तो आकाश कहा जाता है, यही ना है जी, गगने। अब बताइए उसका पंख नहीं, कैसे उड़ेगा, कैसे विचरण करेगा, तो उसकी क्या हाल होगी। आप सोचिए अगर मणि बिनु फनी करवर कर देना और मणि वाले सर्प का मणि छीन लिया जाए, मणि ही निकाल लिया जाए, तो उसका क्या हाल होगा। कहा जाता है कि मणि वाले सर्प का जो मणि होता है उसे कोई नहीं ले सकता है। अगर आप ले लिए, अगर उसके रेंज में है तो आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं, और उसके रेंज से निकल गए मैंने जहां तक वो नहीं पहुंच सकता है, रेंज मैंने परिसर भी होता है, मैंने उसके एरिया तक वो नहीं पहुंच पाया, उससे आगे निकल गए तो अपना फन जो है पटक पटक के मर जाएगा, ऐसा कहा जाता है लोग श्रुति द्वारा। तो कह रहे कि मणि बिनु फनी कर, जिस प्रकार मणि के बिना सर्प की जो हाल हो जाती है, हीन हो जाता है, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, कह रहा उसी प्रकार मेरे भाई अर्थात मेरे लक्ष्मण के बिना मेरा जीवन हो गया है। जो जब जाओ जड़ देव जियाई, हे प्रभु क्या कीजिए उसको जिला दीजिए, क्या कीजिए उसको जिला दीजिए। अगर नहीं जिला पाएंगे, जिंदा नहीं कर पाएंगे तो मेरे भी हाल वही हो जाएगी। किस प्रकार की, जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी का हाल हो जाता है, जिस प्रकार बिना मणि के सर्प का हाल हो जाता है, उसी तरह मेरा भी हाल मेरे भाई के द्वारा हो जाए। समझा रहा है ना। इसीलिए राम जी भी क्या करते हैं, विलाप करने लगते हैं। इसके पीछे थोड़ा सा वो कहानी भी है कि राम जी विलाप करने लगते हैं कि मैं अयोध्या जाऊंगा तो किस मुंह को लेकर जाऊंगा। लोग पूछेंगे कि लक्ष्मण कहे तो मैं क्या कहूंगा, ये बड़े भाई की जिम्मेदारी होती, मैं क्या कहूंगा। लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा कि लक्ष्मण कहाँ है, क्योंकि उस समय देखो, उस समय क्या होता है, भाई का बहुत बड़ा प्रेम होता था। आपने रामायण सबने सुना भी होगा, उसमें क्या था, राम जो है भरत से इतना प्रेम कर रहे हैं, भरत राम से इतना प्रेम कर रहे हैं कि आज भी कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा। समझ में रहा है। एक लोग श्रुतियां भी है कि जब राम जो है क्या कर रहे थे, जंगल जब जा रहे थे, तो जंगल में जब पहुंचे तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम पूछते हैं कि बताइए आपके लिए क्या करें, क्या मंगा दें, क्या खाएंगे। उसी तरह जब वो पहुंचे जंगल में तो वन देवी, जो वन की देवी, तो वो कहें कि प्रभु आप हमारे यहाँ आए, बताइए क्या स्वागत करें, आपके लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस मार्ग से आया हूं सब मार्ग को साफ करवा दीजिए, क्योंकि उस मार्ग में बड़े कांटे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो आ गए हैं, जाएंगे 14 बरस बाद, फिर क्यों साफ करवाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ढूंढते हुए मेरा भाई भरत आएगा, और जब आएगा तो रास्ते में कांटे मिलेंगे। तो वन देवी ने कहा कि क्या भरत इतना कमजोर है कि कांटों को देख करके डर जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, भरत कमजोर नहीं है, भरत जब आएगा और एक भी कांटा उसके पैरों में चुभ जाएगा तो रोने लगेगा, विलाप करने लगेगा कि मेरे भैया को कितने कांटे चुभे होंगे। समझ रहे हो, इतना प्रेम था उस समय। तो उसी कंडीशन का है कि भाई वो कह रहे हैं कि मेरी भी हाल वही है कि मैं अपने भाई के बिना नहीं जिंदा रह सकता। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी का हाल होता है, बिना मणि के सर्प का हाल होता है, वही हाल मेरा भी हो गया है। इसलिए प्रभु क्या कीजिए, इनको जिंदा कीजिए। चलो जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, चलिए जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाना है। अब देखिए ये हम एग्जाम्पल मिटा दीजिए। अब हमको लिखना है हास्य रस। तो कुछ नहीं, हम तो बहुत आसान में लिख के चलेंगे भैया, हास्य रस, हास्य रस। अब हास्य रस की बात किया जाए, विभाव अनुभव सब वही चलेगा, बताए थे ना कि भाई वो अंग है तो मिल करके बनेगा ही, वो अंग है तो मिलकर बनेगा ही। तो विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से अब कौन सा हो जाएगा भाई, हास नामक।
हास नामक अस्थाई भाव होने पर किस चीज की? हास्य रस की उत्पत्ति। हास्य रस की उत्पत्ति होती है। बोलो क्या हुआ कि विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया क्या भाई? सेम वही चीज है, बस हास्य आ जाएगा स्थायी भाव तो हास्य रस की, ये अंग है तो ये तो रहेंगे, ये तो फिक्स परमानेंट है, ये फिक्स है, अंग है, ये है भाई। इंसान को कहोगे कि इंसान में क्या क्या होता है तो आप तो कहोगे हाथ होता है, पैर होता है, आंख होता है, मुंह होता है, नाक होता है, जीभ होता है, कान होता है, ये तो फिक्स है। समझ में आ रहा है? किसी से भी पूछोगे तो बताएगा ही थोड़ा ना, कि किसी से पूछोगे तो कहेगा कि पंख होता है, किसी कहेगा नहीं पंख नहीं होता, सींग होता है। बोलो ये होता है? नहीं होता है। जो उसका परमानेंट फिक्स स्ट्रक्चर है वो तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? ये अब देखो हास्य रस की उत्पत्ति, देखो दो चीज है हम लोगों में अंदर जो है, एक होता है रस और एक होता है स्थायी भाव। ध्यान से समझिएगा। तो जब तक आपके हृदय में यह स्थायी भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक आपकी रस की उत्पत्ति नहीं होगी, ये हमेशा फिक्स है। जब तक हमारे दाएं वाला यह स्थायी भाव हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होगा तब तक रस की उत्पत्ति नहीं होगी, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि देखिए जब हमारे अंदर होता है, कभी कभी देखो क्या होता है, खूब बढ़िया कॉमेडी फिल्म लगा दीजिए, कॉमेडी चुटकीला कहिए, खूब हंसी वाला बात कहिए, लेकिन अंदर से वह दुखी है किसी बात को लेकर के, कितना भी कहेंगे उसको गुस्सा आएगा। लेकिन वही खुश है अंदर से, आप थोड़ा सा भी हंसी वाला बात कहेंगे वो खूब हंसेगा, क्योंकि अंदर उसके अंदर वो रस की उत्पत्ति होगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए, और इसकी अब देखो हर रस की उत्पत्ति के पीछे कारण होता है कि कैसे हो रहा है भैया। तो अब देखिए हास्य रस की बात किया जाए तो हास्य रस क्या है भाई, कि जब मान लीजिए विशेष परिस्थिति के विपरीत कार्य हो, समय के विपरीत कार्य हो, समय के विपरीत बात हो, तो क्या होता है हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब सपोज करो मैं पढ़ाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कह दूं मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या करूं, मैं पढ़ा रही हूं, तो हंसी आएगा। मान लो गर्मी का समय चल रहा है, हम लोग गर्मी से परेशान है, अब उसमें कोई कंबल ओढ़ के आ जाए, रजाई ओढ़ के आ जाए क्लास में, अरे सर बड़ा ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा था, रजाई ओढ़ के आ गया, बताओ हंसी आ रही है? हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब यहाँ हंसी आ रही है तो सोचो कि जो सामने आएगा तो कैसी कंडीशन हो। तो मैंने समय के विपरीत कार्य कर रहा है। देखो विकलांग है, हमको नहीं हंसना चाहिए, लेकिन वो विकलांग हंसता है तो कहते हैं कि देखो लंगड़ा आ रहा है, हंसते हैं। अगर कोई तोतला है बोलता है तो हम लोग हंसते हैं, है कि नहीं? अगर सपोज करो क्लास में ले रहे हैं, कोई क्लास में आ जाए, क्लास में लेकर के आ जाए, क्या करे, कपड़ा शर्ट नीचे बांध ले, ऊपर पैंट ऐसे लगा के कहे कि सर मैं कैसा लग रहा हूं, बेटर फॉलोइंग, ऐसे बोले तो क्या होगा, हमको हंसी आएगी कि बताओ ये पागल है। हंसी आती है कि नहीं आती है? तो क्यों? क्योंकि वो समय के विपरीत कार्य करता है, वो परिदृश्य हमारे यहाँ जो स्थिति है उसके विपरीत कार्य कर रहा है, तो कार्य करेगा विपरीत तो हमें हंसी आती है। अचानक हम चलते गिर जाते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन हमें उठाना चाहिए, लेकिन तो समय का विपरीत। ये इस समय का डिमांड है कि जो कोई गिरे तो उसको लोग गिरा देते हैं, हंसते हैं, उठाते नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो गिरता है तो आदमी हंसता है कि नहीं? हंसता है। यही कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएगा उत्पत्ति नहीं होता। हास्य रस की क्या है, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थायी भाव होने पर हास्य रस की उत्पत्ति। ठीक है, अब इसके अनेक से मैंने वो एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन देखो हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। कह रहा है कि हे टकला तू क्यों घबराए, हे टकला तू क्यों घबराए, कितना भी विपत्ति आ जाए तेरा बाल न बाका हो पाए। बोलो समझ में आ गया क्या भाई, कि हे टकला तू क्यों घबराए, कितना भी विपत्ति आ जाए तेरा बाल न बाका हो पाए। ये देखो ये आसान है, याद भी हो जाता है। क्या कह रहा है, उदाहरण देखो, उदाहरण कह रहा है हे टकला, हे टकला तू क्यों घबराए, हे टकला तू क्यों घबराए, कितनी भी विपत्ति आए, हे टकला तू क्यों घबराए, कितनी भी विपत्ति आए तेरा बाल न बाका हो पाए। बोलो कि हे टकला तू क्यों घबराए, कितनी भी विपत्ति आए तेरा बाल न बाका हो पाए।
बोलो। कह रहा है कि हे टकला तुम क्यों घबरा रहे, कितनी विपत्ति है जी तेरा बाल बाका नहीं हो पाए। ये बताओ जिसका बाले नहीं उसका बाल कैसे उखाड़ो। लोग कहते हैं कि बेटा आज बता बाले उखाड़ी ले, खत नोच ले, रहबे ना करी तो नोचबो कहाँ से, है कि नहीं। जब रहेगा ही नहीं तो नोचेंगे कहाँ से। तो वही कह रहे कि हे टकला तुम क्यों घबरा रहे हो भाई, तुम क्यों घबरा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा तो बाले नहीं है तो तुम्हारा बाल बाका कौन कर पाएगा, है ना। चलो इस पे एक थोड़ा सा चुटकीला छोटा सा समझा रहे हैं, देखो खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि देखो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भिक्षा मांगते मांगते एक घर पे पहुंचे। उन्होंने कहा देखते हुए, अब सब लोग जानते ही ब्राह्मण आता है तो लोग पूछते हैं कि भाई पंडित जी देखिए मेरे हाथ देखिए, देखिए। तो पंडित जी भिक्षा मिल नहीं रहा था तो उसको देख करके कहे कि देखो तुम पे तो बड़ा ग्रह चल रहा है, उसको हमको दूर करना होगा। तो उसने कहा कि ठीक है कर दीजिए। उसने कहा कि देखो शनि का ग्रह चल रहा है, हम दूर कर देंगे, लेकिन हमको 11 केजी चावल दे दो, 11 रुपया दे दो। उसने कहा कि बाबा इतना तो नहीं है, इतना नहीं है तो ठीक है 5 रुपया दे दो, 5 केजी ही दे दो चावल, हम दूर कर देंगे शनि को। आदमी बड़ा सोचा, फिर कहा पंडित जी फिर सोचे कि इतना भी नहीं है तो ठीक है 1.25 किलो चावल दे दो और 1.25 किलो क्या कर दो, 1.25 रुपया दे दो, 1.25 रुपया दे दो, 1.25 किलो चावल दे दो, उस पर भी हम शनि को भगा देंगे। उतना वो कह रहा है कि बाबा इतना भी नहीं है, समझ में आ रहा है। अब कह रहे हैं कि उतना भी नहीं, अब बाबा पंडित जी कह रहे हैं कितना भी नहीं है तो ऐसा करो 1.25 रुपया दे दो और 1.25 किलो चावल दे दो, वो भी नहीं है। कहे कि 1.25 रुपया ही दे दो, उससे भी हम शनि को भगा देंगे। तो कह रहे कि बाबा उतना भी नहीं है, कहे कि उतना भी नहीं है, नहीं। तो कह रहे कि एक आना है तो कह रहा है कि वो भी नहीं है, 2-4 अनाज का दाना है वो भी दे दे तो दे दे, तो कह रहा है कि वो भी नहीं। तो कह रहे हैं कि अरे बेवकूफ, जब कुछ है नहीं है तो शनि तुम्हारा बिगाड़ेंगे क्या, समझ रहे हो कि जब कुछ तुम्हारे पास है नहीं है तो शनि क्या बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। कहे कि जाओ तुम्हारा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, वो भी यहाँ से आके खाली हाथ जाएंगे, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। कहने का मतलब कि जब है नहीं तो क्या होगा, भाई भिखारी के घर धने नहीं है तो डाका पड़े चाहे छापा पड़े, कुछ है नहीं तो मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो वही हाल यहाँ भी है। ये टकला तुम क्यों घबरा रहे हो, कितना भी विपत्ति है जब तेरा बाल ना बाका ना होगा, जब कुछ है नहीं है तो होगा कहां से, बताओ हो पाएगा जी। ये होता है हास्य रस, कि माने जिसको पढ़ने के बाद हंसी आ रही हंसी ना, तो समझ जाइए कि हास्य रस है। आप जिसको पढ़िए हंसी आ गया तो समझिए कि हास्य रस है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, समझा गया। अब इसमें ये नहीं है कि कोई कविता ही करे, कोई बात भी कह सकता है, कोई एक वाक्य बोल दिया, समझ में आ रहा है। मैंने कह दिया कि मैं पढ़ा रही हूं तो तक हंसी आ गई, हंसी आ गई तो समझिए कि हास्य रस की बात अब हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलो नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलो अब देखो, अब क्या करें, अगला रस्म शुरू कर दिया जाए, हाँ बोलो। तो अगला रस क्या ले लेते हैं, शांत रस ले लें। चलो एक रस और पढ़ लेते हैं, शांत रस। अब शांत रस लेते हैं, जल्दी खत्म कर देंगे, एक तो ज्यादा नहीं। शांत रस, शांत रस। चल तो हम लोग थे शांत रस, ये था ना जी शांत रस में। तो शांत रस में क्या भाई कि अब हमको फिर वही विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, हमें हास नहीं होगा। शांत का क्या होता है, निर्वेद, निर्वेदहीन होता है जी। अब देखो शांत रस का स्थायी बात की बात किया जाए तो निर्वेद, और एक चीज और होता है वैराग्य। तो विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक अस्थाई भाव होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। बोलो एक बार डेफिनेशन याद कर लो, समझ लो, याद कर याद समझ लो, तो सब में वही होगा। अब यहाँ शांत रस हो गए, क्या दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है, बस एक याद कर ले उसी पे सब बन रहा है। अब सुनिए इसमें क्या होता है कि जब आपके अंदर किसी चीज के बारे प्रति वैराग्य हो जाएगा,
समझा। जैसे ही बैराग्य समाता आदमी कहता है घर बार छोड़ दें, ये छोड़ दें, चले जाए। अब जब वो सपोज करो मान लो हम किसी शादी विवाह में जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, शादी विवाह में गए, खूब बना कर ठना करके, आजकल देख रहे हो मस्करा आईलाइनर वगैरह वगैरह फाउंडेशन का जमाना चला है, खूब बना ठना के गए, और जब वहां पहुंच रहे हैं, जैसे महफिले गुमनाम में बीच में 10 लोगों के बीच में बन ही जा रहा महफिल खड़े हैं, तब तक पीछे से 2 तबड़ा ऐजा करे भगो यहाँ से। अब हम घर आ गए, घर आने के बाद हमारा क्या होता है, कितना भी गर्मी पड़े, यही ना जी, कितना भी गर्मी पड़े, हम क्या करते, फटाक से कंबल डाल लिए, आजकल मोबाइल भी आ गया, गम वाला गाना चालू हो गया, उसी समय मम्मी आ गई, अरे एक जगह और नेता जाना था, तो हम क्या करते, सुनो बता देता नहीं, आज के बाद घरहू शादी पड़ी तो हम ना रहो, घरहू शादी पड़ी तो हमरा मत बोलिए लोग काहे मरलो। उस कंडीशन में क्या होता है, मन करता है कि घर छोड़ दें, भाग जाए, आज के बाद कहीं नहीं करेंगे, ये वैराग्य होता है, समझ आ रहा है। समझ करो तुम 10-5 किलोमीटर सब लोग पढ़ने जा रहे हो, दूर जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, वहां से आ रहे हो, पिताजी ने कहा कैसा है, क्या रहे हो, सीमेंट का बोरा 2 लाद लाना, अब 2 बोरी सीमेंट लेके चलल बड़ा एकदम दम 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 मेहनत करत, तैला पसीना बाद 1 घंटा पर, चले बाबूजी बुझाला ना, इतना लेट बे, अब मन करता है कि वही से किलो फिर मुड़ाए 5 किलो उसको दे आए, इनको कहे कि अब लेके आओ, तब इनको समझ में है, ये वैराग्य है, समझ में आ रहा है। आज जीवन में देखो शांत रस और वैराग्य के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, माने जैसे शांत रस की उत्पत्ति हुई तो आपके अंदर जो वैराग्य है इसमें गैप हो जाता है, इस गैप को अगर नहीं भरा जाता है तभी बच्चे गलत करते हैं। सपोज करो क्या होता है कि पेपर दिए बच्चे, कम नंबर आ गया तो क्या होता है कि अब बच्चे वैराग्य के चक्कर में घर छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, कितने लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। गलत कदम उठा लिए, छत पे से छलांग मार दिया, आत्महत्या कर ली, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन कर देते हैं लोग। अब कर देते हैं, वैराग्य आ गया, निर्वेद हो गया, लेकिन जैसे ही कोई, उसी लिए कहा जाता है कि अपना मित्र जो आपसे श्रेष्ठ सुनिए, आपके बारे में समझाए, तो उस समय क्या होना चाहिए कि जैसे ही ये गैप है इस बीच का, इसमें दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये कोई बड़ा पढ़ा हुआ लिखा हुआ आदमी आपसे मिल गया, आप उसके पास चले गए कि मैं तो फेल हो गया सर, मैं क्या करूं, तो आपको घबराना नहीं है, वो खुद आपको समझाएगा कि घबराना नहीं है। चलिए समझाने क्या कर रहा था कि अगर जैसे ही आपके मन में वैराग्य समा जाएगा, ठीक ना, वैराग्य समा गया है, तो आप किसी सीनियर के जाए तो वो समझाएगा कि भाई मोहम्मद गोरी तो भाई आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी जो है 17 बार आक्रमण किया, हारा फिर जीता, मोहम्मद गोरी 2 बार आक्रमण किया, पहली बार हारा फिर जीता, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए क्या कहना चाहिए, श्रेष्ठ के पास जाना चाहिए, श्रेष्ठ के पास जाएंगे, आपका जो गैप है वो भर देगा, वो समझाएगा कि देखो अगर तुम फेल हुए तो फिर पेपर दो, टॉप करो, सब आपकी गलतियों को भूल जाए, समझ में आ रहा है, ये होता है। अभी देखो यही कंडीशन है दूसरे की स्थिति में मान लो, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको रुकावट पैदा कर दे, कोई बुरा बोल दे तो आपको बुरा लगता है, तो आप वैराग्य समझ जाते हैं, या आप कोई पेपर दिए, गलती हो गया, कम नंबर आ गया, अपेक्षा जो किया अपेक्षा पूरा नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरी इसमें जैसे ही मान लो तुलसीदास थे, तुलसीदास क्या हुआ भाई, दिन भर भिक्षा मांगे, शाम को आ रहे घर पे तो देख रहे हैं कि भाई पत्नी घर पे नहीं है, पत्नी घर पे नहीं है, पता क्या चल गई भाई, मैके गई है, तो इन्होंने भी चले गए। अब जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा हो गया है, आंधी तूफान शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गया, अभी नदी पार कर रहे हैं, मुर्दा के ऊपर चढ़ के नदी पार कर ली, इनको लगा कि किले का डंठल है भाई, पार किए, जा रहे हैं तो रात के 10-11 बज रहा है भाई, दरवाजा बंद है, आंधी तूफान हो रहा है, तो छरदेवाली फान रहे हैं, तो चढ़ने के लिए कुछ है तो सांप पकड़ के चढ़ गए। भैया पता है कि पत्नी का रूम ये है, वहां पहुंच गए, अब वहां जाके दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खोली, देख रही है, वो सोच में पड़ गई कि भाई क्या जवाब देंगे, कल लोग पूछेंगे तो आप ही बताइए, हमारे घर का कोई मेहमान है, रात में आए 12 बजे, दरवाजा से नवा करके छरदेवाली फांद के आया है, आंधी तूफान में आया, तो लोग पूछेंगे कह रहे कैसे मम्मी, तो क्या कहोगे, ये छरदेवाली फांद क्यों है, कितना बेइज्जती हो। सेम कंडीशन उनकी पत्नी का भी था, और बताओ उस समय तो संस्कार का ही युग था। अब उन्होंने कहा कि जितना तुम मुझ पे ध्यान दे रहे हो, उतना ही ध्यान अगर अपने प्रभु पे देते तो आज क्या हो जाते, आप महान हो जाते, आपके प्रभु मिल जाते। उनको वैराग्य समा गया, चल दी, वैराग्य पकड़ ली, समझ रहा। तो कभी कभी वैराग्य अच्छा भी होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये नहीं कि हमेशा घर छोड़ दीजिए, बात चीजें अच्छा बात नहीं, ठीक है। अपने मंजिल पे ध्यान रखना है, आपको असफलता मिल रही तो घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि असफलता ही सफलता की क्या है, कुंजी की है, कह सकते हैं की चाबी, कि अगर असफल हो रहे तो समझिए कि आप ठीक है। देखो विवेकानंद ने इसी बात को कहा है कि अगर आपके रास्ते में कठिनाई आ रही है तो समझिए कि आप सही मार्ग पे हैं, ट्रैक सही है आपका, नहीं आ रही तो समझिए कि आप गलत है ट्रैक पे हैं, क्योंकि गलत ट्रैक पर आप जाएंगे तो आगे एक्सीडेंट होगा, और आपके मार्ग में मुसीबत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो समझिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो घबराना नहीं चाहिए मुसीबत में, ठीक है। हम लोग यहीं रुकेंगे। अच्छा थोड़ा सा एक कंडीशन ये है, ये बताओ क्या संडे को इंग्लिश का क्लास चला दिया जाए,
कहोगे तो टीचर हैं, हम उनसे बोल देंगे। किसी ने बच्चा कहा कि और सब्जेक्ट भी चलता, तो देखो इंग्लिश हम चलवा देंगे, लेकिन आप लोग ऐसा कीजिए कि कमेंट कीजिए, इंग्लिश चलेगा तो यस, नहीं चले तो नो। चलो बच्चा पटे, कमेंट करो, कमेंट करो। इंग्लिश चले तो यस, नहीं चले तो नो। देखो अभी 1-2 लोगों का आ रहा है यस सर, यस सर। चले, चलो आप लोग सोच लो, विचार कर लो। कल के क्लास में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं 2-4 लोग। अगर चलेगा तो संडे को 1 घंटे का क्लास हम इंग्लिश का रखवा देंगे, ठीक है। इंग्लिश आप लोग बढ़िया से पढ़िए। हम क्या ग्रामर वाला पोर्शन, अगर ग्रामर वाला पोर्शन चाहिए तो शुरू से हम उनका ग्रामर शुरू करा देंगे, जो 9, 10, 11, 12 में आता है, बढ़िया से विस्तृत पढ़वा देंगे हम, ठीक है आप लोगों को। लेकिन हाँ, आप लोगों को संख्या बढ़ाना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, समझ में ना। अगर 1K तक कम से कम ले जाइए वीडियो को, लाइक बहुत कम आ रहा है। अगर 1K ना जाए तो फिर क्या जाए, आप करिए, फिर आदमी मेहनत करता है। हम आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े, थोड़ा सा हम भी आगे बढ़े, आप भी मेहनत करें तो जाके, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश का क्लास अगर संडे को चल, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए आप जहां भी रहिए, हिट रहिए, फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। नोट कर लीजिए। फिर अब क्लास नेक्स्ट कल फिर शाम 7 बजे। तो आप लोग क्लास में आइए ज़्यादा से ज़्यादा। लाइव क्लास में बहुत कम लोग रह रहे हो, 18, 19, 20, 25, 26 से क्या, कम से कम 50 एबव होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए।